बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तिथि जो है संभावित तिथि घोषित हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अब जो है ईमानदारी के साथ जो है अब लग जाना है क्योंकि बहुत समय नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में 60 दिन है और जबकि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में लगभग जो है 120 दिनों का जो है वो समय है। तो बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल करें कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। ये कथन किसका है? तो आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। कथन किसका है? ए कह रहा आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी जयशंकर प्रसाद और डी कह रहा मुक्तिबोध। तो आपको बताना है कि कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों, अगर पहला सवाल देखा जाए तो ये कथन जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहा गया है, अर्थात विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात दूसरे सवाल की। दूसरे में कह रहा है कि प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता। तो आपको बताना है कि प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण पंत जी की कविताओं में हमें देखने को मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता। ये कह रहा है कि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। बी कह रहा है कि पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा युवावस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था वैसा किसी दूसरे को नहीं मिल पाया। सी कह रहा है कि प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है। और डी कह रहा है कि प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना। तो आपको बताना है कि प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण पंत जी की कविताओं में मिलता है ऐसा बाकी में क्यों नहीं मिलता है। इसका आंसर कौन सा होगा? तो दूसरे का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों, दूसरे का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा कि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। चलिए सवाल नंबर तीसरे को देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। यह किस विद्वान का कथन है? तो आपको बताना है कि मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। यह किस विद्वान का कथन है? ए कह रहा डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी प्रभाकर माचवे, सी नागार्जुन और डी कह रहा शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको बताना है कि मुक्तिबोध के संदर्भ में यह कथन जो है वो किस विद्वान का है। तो बच्चों, मुक्तिबोध के संदर्भ में यह कथन जो है वो शमशेर बहादुर सिंह का है। तो विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर चौथे में। चौथा कह रहा है कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। ये कथन किसका है? आपको बताना है कि नागार्जुन की जनवादी छवि जो है सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। यह कथन किसका है? ए कह रहा केदारनाथ सिंह का, बी रामविलास शर्मा, सी अग्नि और डी कह रहा डॉक्टर केसरी कुमार का। तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। तो चौथे का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों, ये कथन जो है वो रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब बात सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में कह रहा है कि काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि फर्म इसी परिभाषा से निश्चित होते हैं। आगे के उक्त कथन का अभिप्राय क्या है? तो आपको बताना है कि अज्ञे द्वारा कहे गए इस कथन का मतलब क्या है। ए कह रहा है मात्र शब्द ही साधना में सिद्धि पा लेने की कवि की चरम सिद्धि है। बी कह रहा है कि शब्द क्रीड़ा की योजना ही कवि का काम है। सी कह रहा है कि श्रेष्ठ साहित्य मूलतः शब्द ज्ञान पर निर्भर होता है, अतः शब्द छोड़कर शब्द को ही संवारना उचित है। और डी कह रहा है कि शब्द की सम्यक योजना द्वारा अभिप्रेत को अभिव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि कर्म जो है वो सफल हो जाता है, कवि मर्म जो है वो सफल हो जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से आ, इसका अभिप्राय जो है वो क्या होगा पांचवें का। तो पांचवें का अभिप्राय होगा कि शब्द की सम्यक योजना द्वारा अभिप्रेत को अभिव्यक्त करने का कौशल प्राप्त करने से कवि मर्म जो है वो क्या होता है
वो सफल हो जाता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा 5वें का। बात सवाल नंबर 6वें की। 6वें में कह रहा है कि छायावाद को समग्र रूप से समझने और समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो आपको ये बताना है कि छायावाद को समग्र रूप से समझने और समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? ए कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी कह रहा है नंदुलारे वाजपेयी और डी कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि छायावाद को समग्र रूप से समझने और समझाने वाले प्रारंभिक समीक्षक इसमें से कौन है? शुक्ल जी हैं, नलिन बिलोचन शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र। तो बच्चों, छायावाद को समग्र रूप से समझने और समझाने वाले जो प्रारंभिक आते हैं आलोचक, उसमें नंदुलारे वाजपेयी का नाम आता है। तो विकल्प सी जो है वो 6वें का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 7वें की। 7वें में कह रहा है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबुद्ध वाक्य है? तो आपको बताना है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का अनवल प्रभात, यह किस काव्य कृति का प्रबुद्ध वाक्य है? ए कह रहा है पल्लव का, बी राम की शक्ति पूजा, सी चांद का मुंह टेढ़ा और डी कह रहा है कामायनी। तो आपको बताना है कि यह किस काव्य कृति से लिया गया है? पल्लव से, राम की शक्ति पूजा, चांद का मुंह टेढ़ा या कामायनी से? तो बच्चों, ये जो है ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा 7वें का। सवाल 8वें की चर्चा। कह रहा है कि लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? आपको बताना है कि लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? ए कह रहा है जायसी, बी तुलसीदास, सी अज्ञे और डी कह रहा है मुक्तिबोध। तो आपको बताना है कि लोक मंगल की भावना का सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? जायसी, तुलसी, अज्ञे या मुक्तिबोध। तो बच्चों, लोक मंगल की भावना का कवि जो है वो तुलसीदास को कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहा है कि भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है। आपको बताना है कि भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य क्या है? ए कह रहा है व्यक्तित्व का अ, परिशोधन, बी कह रहा है चरित्र चित्रण, सी कह रहा है दृश्यों दृश्यों हर प्रस्तुतिकरण और डी कह रहा है रसास्वादन। दृश्यों का प्रस्तुतिकरण होगा, हर नहीं होगा, यहाँ दृश्यों का प्रस्तुतिकरण होगा, का कर लेते हैं ना। चलिए, और डी कह रहा है रसास्वादन। तो आप बताना है कि भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य रसास्वादन होता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका 9वें का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? तो आपको ये बताना है कि चंद्रावली नाटिका जो है इसके रचयिता कौन है? ए कह रहा है जयशंकर प्रसाद, बी धर्मवीर भारती, सी कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी कह रहा है हरिकृष्ण भारती। तो आपको बताना है कि चंद्रावली जो नाटिका है इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, धर्मवीर भारती हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है या हरिकृष्ण भारती हैं। तो बच्चों, चंद्रावली जो नाटिका है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा 10वें का। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहा है कि प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं। तो आपको ये बताना है कि प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक इसमें से कौन है? ए कह रहा है नंदुलारे वाजपेयी, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी डॉक्टर दशरथ ओझा। ये डॉक्टर होगा ना? हाँ, नहीं होगा, डॉक्टर दशरथ ओझा है, डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो आपको बताना है कि प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर दशरथ ओझा या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। तो प्रसाद के नाटकों के श्रेष्ठ समीक्षक जो हैं वो नंदुलारे वाजपेयी हैं। तो 11 का ए विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। यह कथन किसका है? तो आप बताएं कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? अपनी कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। ए कह रहा स्कंदगुप्त, बी कह रहा है मातृगुप्त। माठगुप्त नहीं है, ये मातृगुप्त है। क्या है? मातृगुप्त। तो मातृगुप्त, प्रख्यातिकृति और भट्टारक। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? स्कंदगुप्त, मातृगुप्त, प्रख्यातिकृति और भट्टारक।
तो आपको बताना है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो बच्चों ये कथन जो है वो भट्टारक के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा 12 का। बात सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब कुछ अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक से आया हुआ संवाद है? तो आपको ये बताना है कि यह संवाद जो है वो किस नाटक से लिया गया है? ए भारत दुर्दशा, बी अंधेर नगरी, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी कह रहा है अस्कंद गुप्त। तो 13 का उत्तर बताना है कि यह हिंदी के किस नाटक से आया हुआ संवाद है? भारत दुर्दशा से, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंद गुप्त। तो बच्चों ये संवाद जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना स्कंद गुप्त से आया हुआ है। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहे कि नाटक भारत दुर्दशा नाटक की रचना के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था। तो आपको बताना है कि भारत दुर्दशा नाटक की रचना के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य क्या था? ए कह रहा भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना, बी अंग्रेजी शासन की ब्याज करना, सी भारतीय नागरिकों को न्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना और डी अन्य देशों की दुर्दशा की तुलना करके दिखाना और भारतवर्ष औरों से कितना बेहतर है। तो आपको बताना है कि भारतेंदु जी का उद्देश्य क्या रहा भारत दुर्दशा नाटक की रचना के पीछे। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि क्या विकल्प इसमें से सही होगा। तो बच्चों भारतेंदु जी का उद्देश्य जो रहा वो भारतीय नागरिकों का अन्याय के विरुद्ध जो है वो खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना था। तो विकल्प सी जो है वो आपका इसमें से सही हो जाएगा 14 का। बात सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहे कि अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु जी की विशेषता थी। तो आपको बताना है कि अन्य नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु जी के जो नाटक थे उनकी क्या विशेषताएं थी? ए कह रहा है कि ठेठ बनारसी बोली का उन्होंने प्रयोग किया था। बी रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। सी कह रहा है नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य पद्य में करना और डी कह रहा है कि हिंदी नाटकों की को पारसी मंच पर खेले जाने में सहयोग करना। तो आपको बताना है कि हरिश्चंद्र जी के नाटकों की हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशेषता क्या थी नाटककारों में बाकी नाटककारों की अपेक्षा ये विशिष्ट क्यों रहे? तो बच्चों इसका विकल्प जो सही होगा वो हो जाएगा बी रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीकी से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचानिभय अभी तक लोकप्रिय नहीं हो पाया क्योंकि। तो आपको बताना है कि प्रसाद का जो नाटक स्कंदगुप्त है वो मंचानिभय नहीं हो पाया। ऐसा क्यों है? ये कह रहा है दृश्य बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं। बी पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है। सी नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाती और डी अभिनेताओं अभिनेत्रियों की पोशाकें इतनी पुराने जमाने की है कि उनके अनुरूप साज पोशाक जुटा पाना संभव नहीं होता। तो 16 का उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा कि स्कंदगुप्त के नाटकों को मंचानुभय अभी तक लोकप्रिय नहीं हो पाया। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित यह नाटक है। तो बच्चों इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा कि प्रसाद के जो नाटकीय संवाद हैं वो भाषा के स्तर तक जो है वो जनता नहीं पहुंच पाती है अर्थात विकल्प सी जो है वो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प सी 16 का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? तो आपको बताना है कि शुक्ल जी जो है किस विशेष धारा के निबंधकार हैं। ए व्यक्ति व्यंजक, बी चरित्र चित्रात्मक, सी संभाषणात्मक और डी वस्तु व्यंजक। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी किस तरह के निबंधकार हैं, किस श्रेणी के निबंधकार हैं? व्यक्ति व्यंजक हैं, चरित्र चित्रणात्मक हैं, संभाषणात्मक हैं या वस्तु व्यंजक हैं? तो बच्चों शुक्ल जी जो है वो वस्तु व्यंजक निबंधकार हैं। तो विकल्प डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। अब बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहा है कि हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी। ए कह रहा है पल्लव, बी साकेत, सी जौहर और डी परिमल। तो आपको ये बताना है कि हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था।
उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति निम्न में से कौन है? पल्लव, साकेत, जौहर या परमल? तो बच्चों जो काव्य कृति है वो परिमल है, पंत के द्वारा पल्लव है, वो पंत के द्वारा लिखी गई है। तो 18 का उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा पल्लव। बात सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि प्रगतिवादी कवि रांगे और राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी ऐसी रचना है जिसको रांगे राघव ने नहीं लिखी है? अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली या नरोत्तम? तो बताना है कि राघव की रचना इसमें से कौन नहीं है? प्रतिवादी कवि हैं रांगे और राघव। अजय खंडहर नहीं है, मेधावी, पंचाली या नरोत्तम? तो बचना राघव की जो रचना नहीं है वो नरोत्तम नहीं है। बाकी सभी की रचनाएं जो हैं वो रांगे और राघव द्वारा लिखी गई हैं। और आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 20वां, कह रहा है कि आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? तो आप बताना है कि ये जो कथन है वो किस रचना से लिया गया है? स्कंदगुप्त से, चिंतामणि, दिव्या या गोदान से? तो आप बताना है कि ये किससे जो है वो लिया गया है? स्कंदगुप्त से, चिंतामणि, दिव्या या गोदान से? तो बच्चों ये कथन जो है वो दिव्या से लिया गया है। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें। धन्यवाद।